इस चैप्टर में यहीं शुरू होगा और यहीं ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बस इसी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो यहीं पे शुरू करेंगे, यहीं पे, इसके बाद इसकी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो लिखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 9th रिवाइज किया था, याद है ना? एग्जैक्ट डिफरेंशियल या एग्जैक्ट डिफरेंशियल भी बोलते हैं। देखो जैसे पिछला वाला डिफरेंशिएशन पढ़ते थे उसका सिंबल बाय dx लिखा करते थे, इसका सिंबल डेल, ऐसा। ये डेल बाय डेल, अब x हो y हो, ऐसा सिंबल। ये वाला डिफरेंस वाले से बहुत इजी होता है, एक लाइन में आप लोगों को। लाइक यहाँ पर अब क्वेश्चन कर दे देगा वो ऐसा कि मान लो 4 स्क्वायर बाय जेड, ऐसा बड़ा सारा लिख के सारे टर्म्स। तो देखो यहाँ पर तुम y जो है हमारा, अगर x का y बाई डी, यहाँ पर कुछ भी ऐसा सोचना ही नहीं होता। पर क्या करना होता है, x के अलावा जो भी कुछ दिख रहा है सबको कांस्टेंट बाहर, सिर्फ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस, 4yz कांस्टेंट बाहर, अंदर क्या बचा, स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको आता है, 4yz टू आ गया 8xy। आया समझ? टफ लगा? कुछ नहीं, x के अलावा जो भी सब कुछ कांस्टेंट, या फिर जैसे डिफरेंशिएट करते थे वैसे का डिफरेंशिएशन x है, और कुछ नहीं। पर इसमें एक चीज, वो क्या करेगा, आपको एक फंक्शन लिख कर दे देगा। फंक्शन पूरा मैथ्स आपको नॉर्मली बता, लाइक मुझे डिफरेंशिएशन फोर्स, फोर्स आपको दे दिया, सेम फंक्शन 4x, तो आपको एक्स वाई जेड तीनों की फॉर्म अलग अलग फॉर्म, तो इसको तीनों फंक्शन बार मैं निकालूंगा डेल, एक बार निकालूंगा डेल, और एक बार मैं निकाल, मतलब समझो, इसका तो अभी अभी सॉल्व किया हमने, लिख दूँ डायरेक्ट 8xy। अगर मुझे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, y के अलावा जो भी है वो सब पता है, तो बाकी सबको रख दो बाहर। कौन कौन बाहर जाएगा बताओ, 4x स्क्वायर, z बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, डेल y बाय का डिफरेंस 1 4x हो गया डेल x बाय डेल y। ऐसे ही बेटा मैं थर्ड वाला निकालू, वो क्या बनेगा, इस बार z को छोड़ के बाकी सब बाहर, 4x स्क्वायर y बाहर, डेल z बाय, क्या बचा, बोलो समझ को नोट डाउन करो बस। कंजर्वेटिव नॉर्मली डिटेल
जो इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने किया था उस पर आप लोगों ने स्पेशली लिख लिया ना क्लास 9, क्योंकि अभी अपन सेम टॉपिक वापस करेंगे। कंफ्यूज मत होना कि पहले जो पढ़ाया था वो कैसे आ रहा है। तो लिखो कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्चुअली में हम इस टॉपिक में करने वाले बेटा वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव। इसमें पॉइंट्स लिखो। पहला पॉइंट लिखो, only depends on the only depends on state, ब्रैकेट में लिखो इनिशियल फाइनल। मतलब कंजर्वेटिव फोर्सेस को किससे मतलब होता है? सिर्फ स्टेट से। स्टेट क्या है? फाइनल और इनिशियल, बस इसके अलावा इसको कोई लेना दे। ठीक। सेकंड पॉइंट लिख लो, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सेकंड पॉइंट है डज नॉट डिपेंड द पाथ। थर्ड पॉइंट लिखो, वर्क डन फॉर साइकिल फॉर अ कंप्लीट साइकिल इज 0। मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए वर्क डन 0। वैसे अभी ये सारे पॉइंट। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, potential can only be calculated in conservative force। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स लिखवा देता हूँ, फिर एक एक करके सारे एग्जांपल समझा देख लो इसके एग्जांपल्स कौन। एक तो हो गया आपका ग्रेविटेशन, दूसरा हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, तीसरा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अपन 12th क्लास में पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक। और आप ध्यान दो तो इन तीनों में, मतलब चलो सेकंड आपको स्प्रिंग का तो नहीं पता होगा, पर इन दोनों में पोटेंशियल आपने पढ़ा है पहले भी। ग्रेविटेशन में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, और 10th क्लास सब पास होके आए हो, तो 10th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था। तो ये क्यों लग रहा था? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्सेस की। ठीक है, अब चलो इसको चेक कैसे कर, हम कैसे चेक। सबसे पहला टॉपिक डालो, ग्रेविटेशनल। इसी में सब टॉपिक चल रहा है कंजर्वेटिव में। ठीक है, तो बच्चों देखो, इसको चेक करने का आपको सबसे आसान, सबसे पहला काम, जैसे मान लो बेटा ये एक ऑब्जेक्ट, मैंने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पहले केस में मैं ऐसे ले, एक हाइट h तक। ठीक है, तो मैंने बोला पॉइंट ए से लेकर हाइट कितनी थी। दूसरे केस में ले ए से लेकर के गया
सी तक, आज तो वही है पॉइंट तक, और सी से वापस लेके आया पहले केस में लेके गया ए से बी, और दूसरे केस में ए से फिर सी से। मैं दोनों में वर्क डन निकाला, वर्क डन इन A2, और निकालना चाहता हूँ वर्क डन व्हेन A2 और सी। याद करो बेटा, mg का वर्क डन पे डिपेंड, हाइट पे, याद है ना अपने 5 केस अलग अलग तरीके, सिर्फ और सिर्फ हाइट पे, हाइट क्या है ये होता था। देखो फाइनली ये वापस से कहाँ पॉइंट पे, और फाइनली वहीं पे पहुंच गए, पहले एनर्जी पर ही जो भी वर्क किया, बाद में भी टोटल वर्क डन कितना mg, और ये दोनों बराबर हो गए। और अगर ये दोनों केसेस बराबर है तो इसका मतलब ए से डायरेक्ट बी लेकर जाओ या ए से सी लेकर जाओ फिर बी लेकर जाओ, वर्क डन बराबर है, इसका मतलब ये पहला। समझ आया? दूसरा था साइक्लिक, सेकंड मैथ। आप क्या करो, ऑब्जेक्ट को हाइट पर लेकर, मान लो h हाइट, पहले लेकर गए फिर वापस लेकर नीचे आ जाओ सेम पॉइंट पर, ठीक है? पहले ए से हम कर गए फिर वापस बी से ए पर लेके आए। अब टोटल वर्क डन चेक करो, टोटल वर्क कितना। एक काम करते हैं, पहले चेक कर ले वर्क ए टू बी, ए से बी तक जाने में कितना, तो देखो एम जी एच माइनस एम, माइनस एम, तो एम जी क्योंकि नीचे लग रहा था, पर एंगल कितना हुआ, मतलब वर्क ए से बी क्या बोलूँगा, माइनस का एम जी एच। फिर दूसरा निकाल लेते हैं वर्क बी से ए तक आने में, तब कितना होगा बेटा, फोर्स भी नीचे, क्लियर? अब देखो दोनों का सम टोटल निकालो, वर्क नेट कितना हो गया माइनस एम। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस में टोटल वर्क, वो भी क्या है वो, दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। ये दो चीज़ें मैंने बताई जो मेन आपको देखो, दो पॉइंट यही लिखा है अपन ने, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। दूसरा साइक्लिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। थर्ड सेकंड पॉइंट यही है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। थर्ड वाला साइक्लिक है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। देखो क्या पाथ पे डिपेंड कर रहा था हम कहीं, आपकी इच्छा वैसे घुमा के दिल्ली ले जाओ, दिल्ली तो भी हाइट जित, ठीक है, आई बात समझ में? अब हर केस में अपन को जितने फोर्सेस मैंने बताया आपको, जो नॉन फोर्सेस, आप सेम डन।
अगला देखें स्प्रिंग फोर्स। डन। सेम तरीके से स्प्रिंग के लिए भी सोच। ये कि स्प्रिंग थी नेचुरल यहाँ पे है। और ये मैंने सिर्फ इंडिकेट करने के लिए आपको बता, आपने कोई हो सकता है MG हो सकता है, आप हाथ से खें। तो इसको नेचुरल लेंथ से अपन ने डिस्प्लेस कर दिया एक्स, फर्स्ट केस। सेकंड केस आपने क्या, पहले यहाँ तक लेकर गए, ठीक है। फिर उसके बाद वापस आप यहाँ पर लेकर आ गए, यहाँ पर ये एक्स डिस्टेंस। तो आपने क्या किया, पहले इसको लेकर गए x1 तक, फिर आप घुमा के वापस ले आए कहाँ तक, तक। दोनों केस समझ आए क्या किया। पहले केस में हम लेकर गए ए से लेकर बी, दूसरे केस में लेकर ए से लेकर बी पॉइंट है, ए से लेकर गए सी तक, सी से वापस लेके आए। एग्री। तो देखो डायरेक्ट समझा दूं, इसमें वर्क डन कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर याद है, माइनस, याद है सबको। इसमें भी फाइनली एक्स ही तो हुआ, फाइनल कितना है एक्स, और स्प्रिंग का वर्क हो चाहे फोर्स, एफ इज इक्वल टू के, पढ़ा था हम लोगों ने। यानी सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि स्ट्रेच कितना होगा, इसी पर डिपेंड करता है। यानी वर्क इसमें कितना है, माइनस का, या दोनों में, चाहे आपने पाथ अलग अलग कर, पहले में क्या ये कर गए, दूसरे में इसे सी दे कर गए, फिर सी से, फाइनली क्या हुआ, दो वर्क डन, है ना। याद रखना ये आइडियल स्प्रिंग लाइफ में देख, रियल स्प्रिंग में तो आप खींच एक्सटेंड वापस एग्जैक्ट, रियल स्प्रिंग कहानी होती है, आप एक लिमिट बाद स्ट्रेट पैर बन जाए, अपन मान के चलते हैं। समझ गए कहानी, ये बात क्लियर। तो ये भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, हाँ या ना। और चाहते हो कि नहीं सर पूरा बताओ, तो कोई बात नहीं, अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस रख के चल।
देन क्या तो बच्चों इसके बाद हम लोग देख, तो मैं अब आगे तीन चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप 11th और 12th में मिला के पढ़ो। ठीक है, तो अभी सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी में आप लोगों को जरूरत नहीं है लगाना की टाइप के फोर्सेस होते हैं। एक तो आप 9th क्लास, पहला ग्रेविटेशन, क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एफ इज m1 m2 अपॉन r है ना, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल और डिस्टेंस पढ़ा था। ऐसे ही बेटा ये तो ग्रेविटेशन। दूसरा मैं बात करूं, दो चार्जेस, 1 अपॉन 4 पाई q1, ये तो कौन, जैसे इसकी वैल्यू आपको याद तो हो 6.67 इंटू 7 कॉन्स्टेंट था, वैसे ही इस, और वैसे ही, और इसमें Q1 क्यू चार्ज है और R क्या है। ऐसे ही बच्चों मैग्नेट में भी एक फॉर्मूला, Q0 अपॉन 5 m1 m2, यहाँ पर m1 और m2 मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है। अभी आपको मैंने कहा कि दिमाग, ये कौन सा फोर्स, स्टैटिक और मैग्नेटिक, ये नीचे वाले दोनों 12th में आए, फर्स्ट वाला 11th में ही आया। नहीं नहीं नहीं, अगला हो गया ये, इसमें जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस है मैंने, क्योंकि अब मैं आपको ये फोर्स बताऊंगा नहीं, वो 12th में सीख, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पता ही नहीं है क्या होता है, कैसे बताऊँ। लिखवाओ इसके बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है और आर, चलो नॉन कंजर्वेटिव, अब लिखो नॉन कंजर्वेटिव। क्या होते हैं बेटा नॉन कंजर्वेटिव, थोड़ा सा IQ लगा के बताओ। सबसे अच्छी डेफिनेशन बोलूँ मैं, देखो हिंदी में, जो फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं, सिंपल, जो फोर्सेस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब उसके डिपेंडेंट मतलब जितने भी डेफिनेशन पॉइंट लिखे उसका उल्टा हो जाएगा, स्टेट पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे डिपेंड करता है, साइक्लिक में हाँ पॉसिबल, ठीक है, पॉइंट लिखे थे, और पोटेंशियल तो निकाल ही नहीं सकते।
अच्छा, इसके एग्जाम्पल पे बात। एक जगह दिमाग घुमा थोड़ा सा कि साइक्लिक में आप कैसे कैसे वर्क जीरो। अब याद करो, मैं आप लोगों को पहले शुरू, आप लोग सुबह कहाँ से उठते हो, कहाँ वर्क डन, सच्चाई नहीं है। अब से घर वाले बोले ये बात तो बोलना नहीं हमारा वर्क डन। एग्जाम्पल दो, मान लो शाश्वत आजकल पढ़ के नहीं आता, तो बेटा इसको मैंने घसीटना, ठीक है, यहाँ से घसीटा, पहले ए से लेकर घसीट के लेकर बी, तब क्लास से घसीट के लेके गया बाहर तक, फिर बाहर से वापस घसीट के लाया, ठीक है, समझ आई बात। अच्छा, जब ए से बी जा रहा था, वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कब, ए से बी तक के लिए कितना होगा बेटा, अगर ये ए से बी जा, तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया बच्चे एस। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा होगा, हमेशा मोशन के, और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है तो एफ इंटू एस, क्या ये माइनस कितना है 180 डिग्री। वर्क ड्यू टू फ्रिक्शन व्हेन मूविंग बी टू ए, तब कितना होगा बेटा, देखो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, फ्रिक्शन अपोजिट टू द मोशन, तो यानी कि अब वापस से वर्क कितना होगा माइनस का। बात समझ आए? अगर मैं टोटल वर्क डन निकालूं तो कितना, माइनस एफ एस माइनस एफ, कितना हो गया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एफ, क्या ये जीरो है, आप बता देना। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे वापस पहुंच गया, वर्क जीरो, नॉन कंजर्वेटिव नहीं। सबको आ रही है बात समझ? हाँ बेटा, डन। तो बच्चों ये तो हमने बात की, वो फोर्स के बारे में हम जानते हैं, पर ज़रूरी तो नहीं दुनिया के हर फोर्स को हम पहले से जानते, तो कैसे पता करें कि वो कंजर्वेटिव है, कैसे पता चले, ट्रिक सिखा रहा हूँ, ट्रिक से ही सीख लो। मान लेते हैं बेटा फोर्स आप कर दिया है, ऐसे ए आई प्लस बी प्लस, बेटा ए बी तो कुछ भी रेंडमली कर दे सकता है आप, मान लो 4x स्क्वायर वाई,
कुछ भी ऐसा टर्म बनाकर लिख कर दे। तो देखो क्या मैं एक बात बोल सकता हूँ, भी एक्स के साथ लिखा, सॉरी आई कैप के साथ लिखा है तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स। मैं यहाँ पर एक बात बोल सकता हूँ, एफ एक्स क्या है, यहाँ एफ वाई क्या होगा, एफ जेड क्या होगा। बोलो ये बात सबको समझ है? ऐसा कंफ्यूज मत हो जाना, फॉर फ्यूचर यहाँ पर लिख कर दे दे, मान लो कि वाई आई कैप प्लस एक्स जे, आप ऐसा कंफ्यूज, एफ वाई है। आपको सिर्फ क्या देखना है, आई कैप के साथ जो वो एक्स डायरेक्शन का फोर्स, ए कैप के साथ जो भी वो वाई डायरेक्शन, ए कैप के साथ जो भी वो जेड डायरेक्शन। बोलो पहली बात समझ है? आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि तीन मेरे पास एक्स कॉमा, ठीक है, तीन चीजें, दो दो के पेयर। पहला लिखा मैंने एक्स कॉमा, क्या लिखते हैं वाई कॉमा, और तीसरा लिखते हैं बेटा जेड कॉमा। ये मैंने क्यों बनाया देखो, आप इसको लिखो डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पर लिखो डेल बाय, और इसका रेसिप्रोकल लिखो यहाँ, जैसे यहाँ पर देखो रेसिप्रोकल लिखना है, यहाँ पर लिखना है मुझे एफ ऑफ वाई, देखो यहाँ पर वाई था, फोर्स ऑफ वाई, यहाँ पर लिखना फोर्स। बताओ बात समझ आई? और इनके बीच में लगाना है। ऐसे बताओ यहाँ पर क्या पेयर बनेगा, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड। यहाँ पर क्या लिखें बेटा, एफ जेड, और यहाँ पर एफ वाई। बच्चों यहाँ पर बताओ क्या बनेगा, डेल बाय डेल जेड, डेल बाय डेल एक्स, यहाँ पर क्या लिखें, एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ। बच्चों एक्चुअली मुझे ये तीन पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट, तो वो फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। अगर इनमें से एक भी गलत हो गया, फोर्स कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव। बात समझ आई, हाँ या ना? पक्का? पक्का ना? लिखो पहले कंडीशन, फिर लिखो इफ ऑल द थ्री कंडीशन आर ट्रू देन फोर्स आर कंजर्वेटिव। फिर इसके क्वेश्चंस। हो गया बच्चों, आगे चले। इफ ऑल द थ्री कंडीशन आर ट्रू देन फोर्स आर कंजर्वेटिव। इनमें से एक भी गलत हो गया, नॉन कंजर्वेटिव। चलो क्वेश्चंस करें। इन तीनों में से बेटा तीन स्टार किए है ना मैंने, एक भी गलत हो गया, इक्वल नहीं आ रहा है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव।
वैसे इसको निकालते हैं, कर्ल इक्वल टू करके आपको इतना, आप इतनी, ठीक है। अच्छा ये चीज़ वैसे तो देखो इस अभी के बाद कहीं, लेकिन एडवांस के क्वेश्चन तो वहाँ एक बार के लिए काम आ सकता है, कहीं नहीं। बता देते हैं, कल सा ले लो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड, चेक करो कंजर्वेटिव। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा दूं, कर रहे हो ट्राई? देखो सबसे पहले तो आप फर्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों, एक्स के साथ मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, फिर आपको सिमिलरली ये पैटर्न बनाना होगा। यहाँ तक तो अब वैल्यूज रख, ये बताओ डेल एफ वाई की जगह पर क्या दिख रहा है मुझे, वाई और अपॉन डेल एक्स। दूसरा मुझे चेक करना है डेल एक्स बाई डेल वाई, तो बात समझ। अब दोनों को सॉल्व करना है, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या वाई कॉन्स्टेंट, एक्स के अलावा जो भी बाहर रख दे, बाहर रख दिया, अंदर क्या बचा डेल वन बाय, और यहाँ पर बचा एक्स डेल वन बाय कांस्टेंट का डिफरेंस, तो ये हो गया ज़ीरो। क्या ये दोनों इक्वल हैं?
वाई के रेस्पेक्ट क्लियर। सेकंड केस में भी ट्राई करते हैं। एफ जेड की जगह पर क्या है बच्चों, जेड बाई डेल वाई, और वाई की एफ वाई की जगह पर क्या है वाई, तो डेल वाई। अगेन देखो कांस्टेंट सब इक्वल है। थर्ड केस में भी देख लो, डेल एक्स बाई डेल और डेल जेड बाई डेल है। अगेन फिर 0 0 आ रहा है, इक्वल हो गया। क्या तीनों ट्रू आ गए? मुझे चेक करना था क्या तीनों इक्वल हैं, हाँ या ना। इक्वल थे, ऐसा फोर्स है। अच्छा इसमें कंफ्यूज मत होना कि कभी आंसर मान लो किसी का ऐसा, किसी का एक एक आ जाए, ये कंफ्यूज मत होना। आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी 2 0 आ रहे हैं, एक आ गया, प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? फिर भी ये कंजर्व, क्योंकि मेरे लिए कंडीशन क्या है कि ये दोनों इक्वल होने, ऐसा नहीं है कि सारे इक्वल। आई बात समझ में? सबको इक्वल करना लास्ट की ये, ठीक है, ये दो इक्वल करने, बस। इससे कंफ्यूज मत होना, कुछ भी आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ट्रूथ है तीनों कंडीशन। नेक्स्ट वाला, सेकंड वाला, क्या वो नहीं आया? पक्का आ गया? नहीं आया? ईमानदारी से बता, आया ना? कहाँ नहीं आया? ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा बताया कि दो की जगह बना रहा होता, यहाँ पर कोई ऐसा टर्म लिखा होता जिस, तो मैं ये बता का मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 = 1 तो है ना, ये कोई जरूर आएगा तो ही कुछ भी नंबर आ सकता है। बच्चों ऑनलाइन में सबको आ रहा है समझ में? अरिचित और अवनी ने बोला मतलब नहीं आ रहा समझ। आ रहा है ना? तो आप कैसे, सेकंड वाला है तो कंडीशन आ गई, नॉन कंजर्वेटिव। देखो थोड़ा सा आईक्यू, चलो सेकंड वाला करवाता हूँ। थोड़ा सा आईक्यू यूज करना था, कैसे? देखो यहाँ पर एक है बस, एज इट इज पेयर्स बनाएंगे। अब जरा देखो एफ वाई की जगह पर क्या लिखा हो, सेकंड क्वेश्चन, वाई की जगह एक्स, जब सम
हम फिर छोड़ दो। ऐसे बच्चों देखो यहाँ पर क्या है, एफ एक्स की जगह पर देखो, अब चेक करो पहले तो ये ट्रू है कि नहीं करना है। डेल एक्स बाय डेल एक्स वन होता है ना, डी एक्स बाई, ये भी वन, क्या ये ट्रू है? इक्वल आ गया। सेकंड में चेक, एफ जेड की जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो और बच्चों वाई की जगह एक्स, जीरो का डिफरेंशिएट और कांस्टेंट है। थर्ड केस में देख, एफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या है बच्चों, वाई, और जेड की जगह पर क्या है, जी, कांस्टेंट का डिफरेंस, जीरो का डिफरेंस, ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो मतलब क्या हो गया, कंजर्वेटिव। कल डन, आ गया समझ? थर्ड वाला करोगे ट्राई, करो थर्ड वाला ट्राई करो यार। करो ट्राई, एक भी हाँ हाँ, नॉट इक्वल हो गया। पहले अपन पहले चेक कर, फिर अगर हो जाता तो इक्वल। बेटा तनुश्री आपने डिफरेंशियलाइज नहीं किया, जैसा अपन किया था। आ रहा है फिर क्वेश्चन, आ रहे हैं ना समझ? तरुश्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम? व्हाट इज द मीनिंग नहीं होता, तरु का मतलब लता, श्री मतलब आपके नाम ऐसा होगा।
तरुश्री। वाला नॉन कंजर्वेटिव, पर पहले थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड मिल गया सबको नॉन कंजर्वेटिव, सबका आया? कोई बच्चा ऐसा है जिसका नहीं आया हो? एक आध गधे के अलावा नहीं आया? चल देखते हैं। देखो सिंपली यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप तीनों की वैल्यू क्या ट्राई कर दे, कुछ नहीं कर, यहाँ पर वैल्यूज रखो, वैल्यूज रखते हैं। देखो फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या रखा, अब इसमें तो आंखें बंद करके सब में 3xyz रखना है, ये तीनों बराबर है, 3xyz xy, ठीक। अब जरा देखो x के अलावा जो भी कुछ है सब कांस्टेंट बाहर रखो, 3yz बाहर गया, अंदर बचा डेल है, और यहाँ पर y के अलावा सब कुछ बाहर, तो xz बाहर, अंदर बचा डेल y बाय सेम शक्ल, वन हो गया। तो यहाँ पर बचा 3yz और 3xz, क्या ये दोनों बराबर हैं? पहला ही कंडीशन फॉल्स, आगे चेक, यही तो बोला था एक भी गलत मतलब, है? कर लिया था लेकिन बताने में दो लाला था, है ना? अच्छा जीरो कर दी, आवाज तेज आती लगती थोड़ी है, नहीं मैं धीरे मारता हूँ, सिर्फ आवाज आती है, हाँ मारता तो एक बार और बता, लगी थोड़ी। ये बेटा 9th क्लास से आ रहे हैं तो अब समझदार हो गया, अब क्या करूँ। अच्छे तो अब बचे हुए फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन नोट कर लो, ये होमवर्क आगे भी तो पढ़ाना है। चलो फोर्थ वाला आप लोग खुद करके बताओगे तो वो होमवर्क के लिए दूंगा, वरना फिर मेरे को कराना पड़ेगा। सबका आ रहा है नॉन कंजर्वेटिव, किसी का नहीं आए तो बात करना, एक का नहीं आ रहा होगा। हाँ हाँ आराम से कल परसों तक। करो करते क्यों हो, क्या गलत हो जाए, खून कर दूंगा, सींग निकल रहे हैं मेरे, मैं मगरमच्छ दिख रहा हूँ खा जाऊंगा, क्यों डर रहे हो, करो। मैं ज्यादा ज्यादा एक पनिशमेंट, हाथी के पैरों तले चलवा दिया जाए, इसके अलावा कुछ। हाँ हाँ, और कुछ नहीं पनिशमेंट है, शायद क्यों, आपने चेक किया? नहीं, अब देखो बड़ी बेवकूफ, क्या इसमें जेड दिख रहा था, सॉरी वाई दिख रहा है, वाई दिख रहा है क्या इसमें, क्या होगा कांस्टेंट का डिफरेंस, क्या लिखा है, वहाँ तो सही था, वहाँ काटने के लिए कितना आया, कर तो लिया अभी, तो इक्वल आएगा क्या बीच में, खत्म। बच्चों आंसर्स बताओ, फोर्थ फोर्थ वाले के, ऑनलाइन वाले जल्दी बताओ, ऑनलाइन में देखता हूँ ना, अपरिचित सो रहा है, आकाश सो रहा है, या फिर अब सो रही है, चेक करना पड़ेगा ना।
डन। चलो, तो देखो इन दोनों के अलावा मैंने सारे नॉन कंजर्वेटिव, सबका आंसर नॉन कंजर्वेटिव आएगा। घर पे जाके अब ट्राई करो। फोर्थ वाला मैं करवा देता हूँ। फोर्थ वाला आया बच्चों अपन आया। मेरे हिसाब से तो चलो आराम से पेशेंस के साथ क्वेश्चन। लास्ट वाला देखो, मेरे पास एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ, वाई स्क्वायर है। चलो यहाँ पर एफ सॉरी एफ एक्स की जगह पर वाई स्क्वायर रख दो। कहाँ पर रखा मैं, एफ वाई की जगह पर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली एक्स। अब बताओ एक्स स्क्वायर का डिफरेंस 2x, तो यहाँ पर लिखा मैंने वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल वाई। क्या इन दोनों की शक्ल एक जैसी लग रही है क्या, यहाँ पर एक्स वाई है, मतलब ये दोनों इक्वल हैं क्या, नॉट इक्वल, मतलब हम आगे चेक ही नहीं करना मुझे। अब समझ आया, अब सारे क्वेश्चन पक्का। एक टफ क्वेश्चन देता हूँ लेंदी वाला, जिसमें लगता है पूरा आधा घंटा निकल सकता है। क्वेश्चन इजी दूंगा लेकिन लेंदी हो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिख सकता है। चलो ये हटा दो सब, हटाओ। तो ये कौन सा हाँ होता है, हाँ सिखाई सिंबल हाँ का। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव कम। अच्छा याद करो, मैंने वर्क निकालना सिखाया था आपको इंटीग्रेशन मेथड से अगर वेरिएबल। तो एक पार्टिकल है, वो ऐसे गया फिर ऐसे, ठीक। ये पॉइंट था 0, ये पॉइंट था 1,0, ये पॉइंट था 1,1, ये वाला पॉइंट हो गया 1,2। एक और पॉइंट दे दो 2, पॉइंट्स के नाम है और एप्पल, बी और बड़ा एप्पल, सी छोटा एप्पल, डबल एप्पल और एक। तो अब बेटा आपको निकालना है टोटल वर्क डन उसने कितना किया, ठीक। और आपको जो फोर्स गिवन है बच्चा, फोर्स गिवन एफ इज इक्वल एक्स आई कैप वाई जे। इस क्वेश्चन को पहला पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फिर आगे आप लोग ट्राई करो, ठीक है। तो देखो इससे बी तक जाने में दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं। ज़्यादा दो डायरेक्शन के फोर्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब मैं वर्क ड्यू टू ए से बी निकाल, कितना आएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई वाई। और बच्चों उसके बाद आप ये देखो एक्स में कितना चेंज हुआ, 0 से लेकर के, और वाई में कितना चेंज हुआ, 0 से लेकर, 0 से 0 ही चेंज हुआ वाई में। कोऑर्डिनेट्स पता है ना, पहला एक्स का होता है दूसरा वाई का। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अचार कर रहा हूँ, ये रहा समझ में, पक्का ना। तो चलो यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं। एफ एक्स कितना दे रखा है बेटा, एक्स, तो मैंने रखा एक्स सॉरी एक्स डी एक्स 0 से 1। और बच्चों याद रखना कभी भी लिमिट वाला क्वेश्चन उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट से सोचना ही है, अपर लिमिट लोअर लिमिट से। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और एक्स स्क्वायर बाई 2 की जगह 1 रखो, क्या जाएगा 1/2, डायरेक्ट कर दूं 1/2।
फिर एक एक करके सारे केस करते हैं। ये निकाला ए से बी, अब निकालो बी से। बी से सी निकालो। देखो बी से सी कितना आ जाएगा, अब मैं फटाफट फटाफट कर दूं, जल्दी जल्दी निकालूं, पक्का ना? अब मैं बोलूंगा नहीं, मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ। अब आप लोग अपने हिसाब से सॉल्व करो। अच्छा देखो, इस बार सेकंड केस में थोड़ा सा बताता हूँ। सेकंड केस में एक्स की लिमिट सेम रहेगी, लिखने की ट्राई करो। वाई, हाँ वो जीरो हो जाएगा, वाई डी वाई, और वाई की लिमिट ये भी आ जाएगा। अगला, वर्क ड्यू पर एक्स सेम वाई चेंज। मैंने यहाँ पर गलती, एक्स सेम नहीं होगा, एक्स चेंज हो रहा है ना, वाई चेंज। पर हम एक्स के लिए निकालेंगे, जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट बाई टू माइनस बाई टू, वर्क से लेकर पर चेंज हो रहा है हमारा वाई का भी आंसर बाई टू थ्री। तो बोलो एग्जाम में कर सकते हो ना, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो? क्या यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है? तो करेंगे। एक क्वेश्चन हमारा कितना टाइम खा जाएगा, है ना? क्या लेंदी नहीं है? कितना शॉर्टकट चलाया अपन ने, लेंदी है क्वेश्चन, ये तो शॉर्टकट शॉर्टकट चला रहे हैं। देखो बच्चे समझ में आ रहा कि वो जी। अब देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन, आप सबसे पहला काम करना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन, अब ये वाला मेथड नोट कर लेना, फिर आता हूँ मेथड। कभी भी चेक करना कि फोर्स मेरा कंजर्वेटिव है या नहीं। पहला काम आप, फर्स्ट स्टेप चेक करो फोर्स है या नहीं है, चेक करें पहले कंजर्वेटिव। शायद ये क्वेश्चन सेम टू सेम करवाया भी था मैं, वही कंजर्वेटिव आया था ना, सेकंड क्वेश्चन यही करवाया था शायद। सेकंड क्वेश्चन देखो, अच्छा नहीं वो उसमें क्या लिखा था, चलो कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो एफ एक्स कितना है मेरे पास, एक्स। एफ वाई कितना है बेटा, वाई। एफ जेड कितना है, जीरो। सबसे पहला स्टेप मुझे चेक करना होता था डेल एफ वाई अपॉन डेल एक्स और डेल एफ एक्स बाई डेल वाई, क्या दोनों जीरो जीरो आ रहे हैं? बोले पहला। दूसरा चेक करते हैं इन दोनों के लिए, तो जीरो, डेल जीरो बाई डेल जेड और डेल वाई बाय, एक सेकंड होगी, डेल जीरो बाय डेल वाई, हाँ डेल जीरो बाय डेल वाई, और यहाँ पर आ जाएगा डेल वाई बाय डेल जेड, ये भी ट्रू, जीरो जीरो आ जाएंगे तो। ऐसे तीसरा भी चेक करते हैं, थर्ड वाला एक्स और उसके लिए, डेल बाय डेल एक्स और डेल बाय डेल जेड, एक्स की जगह एक्स, ये भी जीरो ये भी ट्रू, क्या फोर्स कंजर्वेटिव है? और कंजर्वेटिव फोर्सेस किस पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। मुझे बीच में कहीं किसी से लेना देना नहीं था, मैं डायरेक्ट लिखता वर्क ए से ई इज इक्वल टू, अच्छा नेटवर्क डन कैसे निकालते अभी इन सब का सम कर, वो कितना आता, ठीक है, चार चार स्टेप थे, यहाँ पर भी वही करना है, इंटीग्रेशन एफ एक्स, एक्स में कहाँ से कहाँ तक चेंज, टू से लेकर टू तक, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, वाई में कितना चेंज, जीरो से टू, और देखो क्या जाएगा, एक्स का इंटी एफ, देखो एफ एक्स की जगह पर क्या है मेरे पास, एक्स, तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स
प्लस वाई का इंटीग्रेशन टू एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, 0 से 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई टू, लिमिट रखोगे बेटा 0 तो 0, देखो 2 का स्क्वायर 4/2 प्लस इसका भी बाई टू, क्या सेम आंसर आया? ठीक। एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, सबसे पहले चेक करें कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव आ गया तब तो ठीक, नॉन कंजर्वेटिव हुआ तुरंत उसको आगे चल जाओ। अगर इतने सारे स्टेप, आप वहां पर एग्जाम में देखो आप कितनी बार इंटीग्रेट, तो यहाँ 8 बार इंटीग्रेट, ये वाला लगाना ही नहीं है। अगर वो भी कब, जब, वरना छोड़ के आगे इसलिए चल, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन, आगे भी तो क्वेश्चन करने हैं, आप एक क्वेश्चन करने के चक्कर में अगले क्वेश्चन, क्या फायदा उसका। अच्छा ये पूरे करवाऊं क्या मैं, बी सी और सी डी वाले सारे, मैंने जानबूझ के छोड़ दिया स्टेप कम कर, आप लोगों की इच्छा हो तो इस तरीके निकाल लेना एक। आ गया सबको समझ, और क्वेश्चन आप लोग को? आज की क्लास कंप्लीट मैथमेटिक्स पर ज़रूरी था, मैथ्स ही चल रहा था जो भी चल रहा था। अच्छा ये मैं आपको पहली चीज़ बता दूं कि बेटा आपके साथ एक मिथ है, मैं कई बार बोल चुका हूं, कि आप लोग मैथ्स छोड़ के बायो ले चुके, जो बायो ले चुके हैं, तो फिजिक्स जो पढ़ रहे हो इसका एक्चुअल नाम जो है अप्लाइड मैथमेटिक्स। हाँ, जो 11th में पढ़ रहे हो ना, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स से पूरा जो पढ़ रहे हो सारा अप्लाइड मैथमेटिक्स।
एक सही नहीं, कहाँ फिजिक्स पढ़ रहे हो? क्या ये फिजिक्स है? ये मैथ्स है ये। हाँ सब मैथ, ये तक मैथ्स है, फोर्स मैथ्स होता है। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव जो पढ़ा है वो भी मैथ्स है। आप सोचो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर, ये तीन चीज पढ़ी मैथ्स में ट्वेल्थ क्लास में जो सेकंड बुक आएगी ना मैथ्स की, उसमें ये टॉपिक है। सिर्फ यही तीन टॉपिक है, एक प्रोबेबिलिटी एक्स्ट्रा है बस। तो वहां पर एक महीने का लेक्चर चलता है कम से कम इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा दिया? बताया बताया। सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। पता नहीं, एग्जैक्टली बताओगे तो बताऊंगा। कोई बात नहीं। आप लोगों को आता है कि नहीं आता, मेरा मुद्दा ये है। आता है बात, बस हो गया ना खत्म। क्या हो गया? बेटा लोग मरते हैं सरकारी स्कूल में जाने के लिए। केवी, केवी में एडमिशन मिलती है क्या? ऐसे मिल जाता है क्या एडमिशन? मिल जाता है। आपको मिल जाए ऐसे मान लो, बस वो हर किसी को मिलेगा। हाँ फादर सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है तो आपको मिल, हर किसी को नहीं मिलता। केंद्रीय विद्यालय बनाए क्यों गए थे ये पता है आपको? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट एक्चुअली में ट्रांसफर होता रहता है, बच्चों की लाइफ सफ़र करती है अगर फादर का ट्रांसफर हो। इस वजह से बनाया गया था, क्योंकि मतलब पूरे इंडिया में हर जगह तो, तो किसी का ट्रांसफ़र अगर हुआ, किसी का ट्रांसफ़र अगर हुआ तो यहाँ पर उस बच्चे का जो सिलेबस रहा था सेम वही सिलेबस कैचअप कर सकता है, उसका डायरेक्ट एडमिशन। तो बेटा वो सारी सीट वैसे नहीं, वो जो आपकी लिस्ट निकली ना वो अलग तरीका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड है उनकी लिस्ट विस्ट तो उनको तो डायरेक्ट एडमिशन। अच्छा बस बस लड़ाई नहीं, कोई बात नहीं। आप मान लो सरकारी स्कूल। अरे बस क्या बता रहे हो? करूँ डिटेल डिस्कस करूँ, क्या बता रहे हो तुम? ये लोग आपस में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि वो टिकटॉक बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, हाँ वो लिपस्टिक वगैरह कहाँ से मिल रहा होगा, है वही कर रहे हो ना? वो चमकी चमकी उड़ाते हैं ना, वो लेके आएंगे ये लोग। ऐसा कुछ है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो खतरनाक क्वेश्चन। 0,0 बता दूँ? 0,1, 1, ये हो गया आपका 1 और एप्पल। यहाँ से गए, कोर्स आपको एक्स आई क्या, वर्क निकाल, वर्क निकाल।
मैंने कब मना किया? मैं हाँ ही तो बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नहीं नोट करोगे? हाँ देखो, सोचो, सेम फोर्स दिया, सुनो, सेम फोर्स दिया जो पिछली बार दिया था, और आपने चेक किया था कंजर्वेटिव आ रहा था। कंजर्वेटिव फोर्स कहां से चला? जीरो से कहां पहुंचा? जीरो पे। किस पे डिपेंड करता है? बात पे करता है, इनिशियल एंड फाइनल, या फिर दूसरी बात, साइक्लिक प्रोसेस में देन कितना आया था? 5 पॉइंट। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, जिन बच्चों को कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव था पूरा सॉल्व। आप डायरेक्टर क्या? तो आपको कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव भी तो करना पड़ेगा। यहाँ पर वरना देखो 8 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता, और कंपैरेटिवली इंटीग्रेशन करने से ज्यादा आसान होता है डिफरेंशिएट करना। ठीक है, क्या आप लोगों ने इसका डायरेक्ट आंसर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैंने इतनी देर मेहनत करी है इस पे, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव पे? वरना फिर सॉल्व करते एक एक, अच्छा इसमें अच्छा, एक एक इंटीग्रेशन लगाते फिर निकालते। ठीक है, अभी तक वीडियो दिखा दूं तुम्हारा? में आइकॉनिक काजल, उस पर रील्स बनाई थी इसने, में आइकॉनिक काजल। कौन भाग गया? डन आज के लिए। कोई डाउट है तो पूछ लो।